एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हम लोग पिछले क्लास में यानी इमाइल दुर्फी साहब का कंप्लीट किए थे, उसका एमसीक्यू तैयार हो रहा है। एक बाद हम लोग उसका एमसीक्यू करेंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज नेक्स्ट जो आपका जेट नेट का जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो इमाइल दुर्फी के बाद आपका मैक्स वेबर साहब के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग देखो मैक्स वेबर साहब का जीवनी परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, उसमें जो बेसिक चीज़ है उसको जो इंट्रोडक्टरी चीज है हम लोग उसको जानकारी करेंगे। इसके बाद हम लोग इनका सीधे थ्योरी पर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम लोग मैक्स वेबर साहब का समझते हैं। देखिए ये है मैक्स वेबर साहब। अब देखिए इनको में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इनके कौन कौन सा थ्योरी के पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को समझेंगे। देखिए बेबर का समाजशास्त्र सबसे पहले हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेबर का समाजशास्त्र। फिर बेबर का समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के किस कंटेंट में बात करते हैं, समाज के बारे में किस नजरिए से बात करते हैं, हम लोग इस पर देखेंगे। इसके बाद बेबर का प्रतिशास्त्र तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय, ये क्या होता है भाई, इसके बारे में देखेंगे। आइडियल्स यानी आदर्श प्रारूप की अवधारणा, बेबर साहब आदर्श प्रारूप की अवधारणा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट उनका आदर्श प्रारूप के उसको बारे में देखेंगे। सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन का देखेंगे, सामाजिक क्रिया किसको बोलते हैं। सामाजिक और व्यवस्था यानी सामाजिक वर्ग और व्यवस्था के बारे में इनका देखेंगे। जीवन के अवसर और वर्ग परिस्थिति, इस चीज को देखेंगे। सत्ता की अवधारणा, ये सत्ता की बात करने हैं, उसका कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छा से देखेंगे। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, ये क्या होता है भाई नौकरशाही, उसको बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। धर्म का समाजशास्त्र, इन्होंने भी धर्म की बात करते हैं, दुर्गम साहब भी किए थे। धर्म का समाजशास्त्र है, उसको विस्तृत रूप से देखेंगे। प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का विकास, ये क्या है, जब पहुंचेंगे लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का विकास। इसके बारे में मैक्स वेबर साहब क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग दुर्खिम को अच्छा से पढ़े हैं, उसका एमसी करेंगे, वो तो समझ में हम लोग आ जाएगा, उसका तैयार हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग रेगुलर क्लास वेबर साहब का पढ़ेंगे। देखते हैं इनका कि मैक्स वेबर का जन्म मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 में कब हुआ था, यानी 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के डेट कहाँ रखेंगे, कौन कहाँ हुआ था, जर्मनी के एरफुट नामक स्थान पर एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक उदारवादी राजनीतिक थे। यानी मैक्स वेबर साहब की बात करते हैं, जन्म कब हुआ, 21 अप्रैल 1864 को हुआ। कहाँ, जर्मनी के एरफुट में, और वो भी एक जिस फैमिली में इनका जन्म हुआ था वो एक धनी फैमिली में हुआ था। यानी कहे कि इनके पिताजी एक उदारवादी, देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक उदारवादी राजनीतिक थे। यानी इनके पिताजी जो थे वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस चीज को सपोर्ट करते थे। यानी उदारवादी राजनीति थे, यानी सभी के पक्ष में जो हो उस चीज को सपोर्ट करते थे। इसी कारण उनके पास अनेक राजनीतिक एवं नेता आते जाते थे, क्योंकि इनके पिताजी राजनीति से ताल्लुक रखते थे। राजनीति से जो व्यक्ति जुड़ा है, अगर मान लीजिए जिस कम्युनिटी में जहाँ के लोग लीडर होते हैं तो उनको से मिलने के लिए बहुत लोग आते जाते हैं, लीडर लोग, तो उनके बच्चे क्या होंगे, उनसे परिचित होंगे। तो वही बात बता रहे हैं कि इसी कारण से राजनीति के नेता आते जाते रहते थे। कहाँ, मैक्स वेबर के पिताजी से मिलने के लिए। बेबर उनको उनसे अपना संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता था। इतना ही नहीं बल्कि राजनीति तथा नेताओं के विचारों, भावनाओं को, दृष्टिकोण से भी परिचित होने का उन्हें मौका मिलता था। यानी जो राजनीतिक लोग आते थे, जो लीडर लोग आते थे इनके पिताजी से मिलने, तो उनका क्या विचार था, क्या भावनाएं था, दृष्टिकोण क्या था, वो कैसे बात करते थे, कैसे सोसाइटी की बात करते थे, तो उस सारे विचारों से बेबर साहब परिचित थे। यानी उन एक दूसरे के विचारों को समझने का इनको मौका मिलता था। मैक्स वेबर हैडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा ग्रहण की। देखिए ये कहाँ पे याद रखेंगे, कानून के, कहाँ, हैडलबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किए, कानून का शिक्षा को ग्रहण किए। इसके बाद जीवन में कुछ नवीनता लाने के लिए, यानी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ नया करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किए, अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हो गए। देखिएगा साहब का अभी क्या हुआ, कानूनी की शिक्षा ग्रहण किए, कहाँ से, अच्छे विश्वविद्यालय से, हैडलबर्ग विश्वविद्यालय से। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ नए
नया चीज करने के लिए सेना में भी भर्ती हो गए। अब देखिए कैसी कहानी बदलता है। जब वहां से काम छोड़कर लौटे तो बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और सन 1885 में कानून की उपाधि ली। यानी क्या किए, वहां से भी छोड़ दिए। यहाँ से सेना में भर्ती हुए, वहां अपनी इच्छा से गए थे कुछ नया चीज करने के लिए। और जब वहां से लौटते हैं तो वहां काम छोड़ के लौटे तो क्या कर रहे हैं, बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए और वहां में एंट्री लिए, यानी वहां पे कहे कि नामांकन लिए, प्रवेश किए और सन 1885 में कानून की उपाधि ली। इसके पश्चात देखेंगे, इसके पश्चात 1891 में रोम का कृषि संबंधी इतिहास लिखा। यानी रोम का जो कृषि था, यानी कृषि से रिलेटेड जो इतिहास था, यानी देश की जहाँ का नाम है उनका क्या है, रोम, यानी रोम के बारे में यानी कृषि संबंधी इतिहास लिखा, जिसने प्रचुरता ख्याति पाई और उन्होंने एक जूरिस्ट के रूप में बर्लिन में अपने को प्रतिष्ठित कर लिया। यानी जो कृषि संबंधी रोम का जो कृषि था, कृषि व्यवस्था था, जो सिस्टम था या जो उसका इतिहास रहा है कृषि व्यवस्था का, उसके बारे में लिखे, उसे इनको प्रचुर मात्रा में कहे, एक प्रकार से ख्याति मिली, यानी प्रसिद्धि मिली, इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा मिला उनको। उन्होंने एक टूरिस्ट के रूप में यानी बर्लिन में भी अपने को प्रतिष्ठित किया। देखिए 1892 उनके प्रख्यात कृति है, देख लेंगे कृति है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये प्रकाशित होता है कि जो कृति है, इससे उनकी ख्याति और बढ़ी। फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय ने उन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी किया था। देखिएगा, समझिएगा, इनका जो आता है कृति आता है, ये बहुत इनका कहे कि एक हाईलाइटेड कृति है, बहुत हाँ कहे कि फेमस है, इनसे और इनकी प्रसिद्धि मिल जाते हैं। इसके बाद का हाथ है उनकी, यानी फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय ने उन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद के लिए आमंत्रित किया और 2 वर्ष इस विश्वविद्यालय में कार्य करने के पश्चात सन 1896 में, ध्यान डेट रखेंगे, 1896 में मैक्स वेबर ने हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में चले गए, यानी फिर वहां से वो निकल लिए, वहां से छोड़ दिए। मैक्स वेबर का बौद्धिक जीवन उनकी दीर्घकालीन बीमारी के कारण विघटित अवस्था में रहा और यह अवस्था सन 1918 तक बनी रही। देखिएगा वेबर साहब का, यानी कहें कि जो बीमारी था ना, यानी लंबे समय से बीमार रहते थे, इनकी तबीयत उतना अच्छा नहीं रहता था। यही बता रहे हैं कि इनका दीर्घकालीन बीमारी के कारण विघटित अवस्था में रहा और यह अवस्था सन 1920 में तो इनका मृत्यु हो जाता है, लेकिन 18 तक यानी जो इनकी बीमारी पकड़ता है तो बीमारी कभी समाप्त नहीं होता है, बीमारी का दायरा सिलसिला बढ़ा रहता है, बीमार रहते हैं, फिर भी वेबर साहब लिखना पढ़ना बोलना भूलते नहीं है, अपना समय निकाल करके वो काम लिखने का काम करते रहते हैं। बीमार होने पर भी मैक्स वेबर ने अध्ययन कार्य को नहीं छोड़ा। बहुत स्वस्थ होने पर भी उन्होंने सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स नामक पत्रिका में संपादन का कार्य आरंभ किया। देखिएगा, यानी वो बीमार तो होते थे, बीमार लंबे समय से रहते थे, लेकिन बीमार होने के बाद भी अपने जो अध्ययन कार्य है, पठन पाठन कार्य है, वो बंद नहीं होता है, उनका चालू रहता है। और एक पत्रिका है, देखेंगे, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स पत्रिका का नाम है, आप देख सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इनका पत्रिका कौन था, तो इस पत्रिका में संपादन का कार्य आरंभ किया था। कभी कभी सवाल बना देता है कि दे देगा आपका ये पत्रिका दे देगा, बोलेगा संपादन कौन, सब जानेंगे तभी तो बनाएंगे। 1918 में मैक्स वेबर ने वियना विश्वविद्यालय में फिर से प्रोफेसर का काम शुरू किया। इस विश्वविद्यालय से फिर म्यूनिख विश्वविद्यालय में चले गए थे, वहीं पर उनका 1920 में देहांत हो जाता है। अब देखिए वेबर साहब फिर कहाँ चले थे, वियना विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, यहाँ पे काम शुरू किया। अब इस विश्वविद्यालय से फिर उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय में चले गए थे, वहीं पर उनका 1920 में देहांत हो गया। क्योंकि देखिए 1918 तक तो आपका बीमारी इनका बना ही था, बीमार ही थे, 1920 में इनका देहांत हो जाता है। देखिए मैक्स वेबर साहब का जीवनी परिचय में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि आपको एक जानकारी के लिए बता दिया गया। कुछ कुछ सवाल का भी जन्म या मृत्यु या कहें कि इनका कुछ, जैसे ये रहा इनका प्रख्यात कृति पूछ लेता है, या फिर आपका ये जो है संपादक जो पत्रिका है उनका नाम पूछ लेता है, इसी में से आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो इनका थ्योरी है ना, थ्योरी से देखिए पूरा क्वेश्चन बनता है, और थ्योरी में जब हम लोग एंट्री करेंगे तो उसको अच्छा से समझेंगे। जीवनी परिचय में तो आपको जानकारी के लिए एक काफ़ी है, आप नेट का पेपर देंगे, आप देखेंगे भी पहले के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी वेबर साहब के बारे में किस प्रकार का सवाल पूछा है। देखिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इनका कृति है जो देखेंगे। ये देखिए
ये पुस्तक जो इनका है, कृतियाँ जो है, ये पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी दे देता है और पूछ भी लेता है आपको, इसलिए इसको जानना जरूरी है। देखिए, द प्रोटेस्ट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म 1905 में आया था। द रिलीजियन ऑफ चाइना 1916 में, द रिलीजियन ऑफ इंडिया 1917 में, 16-17 में आया था। एंशियंट जुडाइज्म 1917 से 19 में आया था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजियन 1922 में। द सिटी बहुत बार पूछा गया है, द सिटी बहुत बार पूछा जाता है। जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री 1923 में। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन 1925 में। द मेथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में। द रिलीजियन ऑफ फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1898 में। देखिए, जो म्यूजिक है, द रिलीजियन फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक या सिटी, ये सब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग जो बेबर साहब पे आप लोग थोड़ा जीवनी परिचय के बारे में हम लोग समझें और इनका जो कृतियाँ था इनको बारे में समझें। देखिए, जो बताया गया है इतना में से भी आपका सवाल टच करेगा पूछेगा ही जो बताया गया है। इसके बाद हम लोग इमाम दुर्खिम साहब का एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद ये पैरालिसिस में चलेगा, यानी एमसीक्यू भी चलेगा और ये आपका क्लास लेक्चर भी चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप नेट और जेट के लिए फॉर्म भर ही दिए होंगे और हम लोग क्लास को रेगुलर करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी बेबर का समाजशास्त्र हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स।